वाइब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ सीवी रमन थे जिन्होंने ऐसा ही कुछ किया। लंदन में टूरिज्म के लिए कई लोग जाते हैं, वहां पे भी एक कैथीड्रल है जहां एक विस्परिंग गैलरी है। वो गैलरी के एक जगह कहा आपने कुछ बात की, बिल्कुल विस्पर किया हल्के से आवाज में, तो कहीं और सुनाई देती है। टूरिस्ट लोग जाते हैं, देखते हैं, उसका मजा लूटते हैं। सीवी रमन भी गए, उन्होंने उसका पूरा अकॉस्टिक्स का अभ्यास किया और उस पे एक पेपर पब्लिश किया। सीवी रमन का हम बहुत कुछ पता है, हमारे नोबेल लॉरिएट है, भारत रत्न है। हम लोग संगीत सुनते हैं तो सीवी रमन जी भी संगीत सुनते थे। तबला, मृदंगम, ढोलक, पखवाज, कितने वाद्य हैं, डमरू, ये सब परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये सब परकशन इंस्ट्रूमेंट्स में वो जो स्ट्रेच वाइब्रेन होती है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन, और वो मेम्ब्रेन्स की वाइब्रेशंस है, उसके बाउंड्री कंडीशंस क्या है, उसका पूरा फूरियर एनालिसिस करके सीवी रमन ने एक पेपर लिखा। तो रमन इतने महान वैज्ञानिक थे, इसकी वजह सिर्फ रमन इफेक्ट नहीं है, बहुत सारी चीजें। इनका ऑब्जर्वेशन जो है बहुत मजबूत था। तो विज्ञान जो आगे बढ़ता है उसके कई मेथड्स हैं। एक मेथड हम आपके बारे सामने इसकी चर्चा हो रही है, जो है ऑब्जर्वेशन। और भी मेथड्स हैं। जो मेथड है थियरी कि जैसा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की हम बात कर रहे थे कि वो करंट क्यों आता है, अभी उसके बारे में यदि आपने थियरी जब यदि डेवलप की और आप किताबों में पढ़ेंगे, आपके शिक्षक आपको समझाएंगे, आपको ये पता चलेगा कि इसमें मैक्सवेल्स इक्वेशंस आप यदि सही ढंग से उसका उपयोग करते हैं तो उससे आपको इसका स्पष्टीकरण मिलेगा। मैक्सवेल्स इक्वेशंस को आप आगे बढ़ा के ले जाएंगे तो मैक्सवेल्स वेव इक्वेशन मिलेगा। वो वेव इक्वेशन में एक स्पीड आएगी कि जो वेव की स्पीड है। अब वो वेव की स्पीड जो है वो बड़ी मजेदार है। आप किसी भी चीज की स्पीड देखिए, अब ये बच्चा चल रहा है, उसके पीछे और एक लड़का चल रहा है, उसकी स्पीड ये पीछे वाले बच्चे के स्पीड के रिलेशन में कितनी है? दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं ना, तो जीरो बन जाती है। आपके और मेरे दृष्टिकोण से उनकी स्पीड कुछ अलग है। तो ये जो वेव जो निकलती है मैक्सवेल्स इक्वेशंस में, वो वेव की स्पीड ऐसी है कि किसी भी ऑब्जर्वर के फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम में देखे तो वो वही निकलती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं है। ये कितना असंभव लगता है, क्योंकि हम स्पीड जब देखते हैं तो आपको एक दूसरे की स्पीड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है, वो हर एक इनर्शियल फ्रेम में उसकी वैल्यू वही आती है जो 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड आप कहते हैं। कोई भी इनर्शियल फ्रेम में, कितनी मजेदार चीज है। तो ये कैसे संभव है, कुछ विचार करेंगे। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस को टाइम से आप डिवाइड करेंगे, कोई डिस्टेंस इंटरवल है, उसका टाइम इंटरवल है, डिस्टेंस इंटरवल को टाइम इंटरवल से आप डिवाइड करेंगे तो स्पीड बनती है। अब ये स्पीड एक ही है लेकिन ऑब्जर्वर्स अलग अलग हैं, तो एक ऑब्जर्व का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फर्क आ सकता है, यानी डिस्टेंस और टाइम अलग अलग हो सकता है। इसको लॉरेंट्ज कॉन्ट्रैक्शन या तो टाइम डायलेशन
इसी से निकलता है। तो ये जो थियरी बनती है, ये एक दूसरा अंग है विज्ञान को आगे बढ़ाने का। एक है ऑब्जर्वेशन का, दूसरा है थियरी, कि आप कैसे थियरी डेवलप कर सकते हैं। योगेश चंद्र जी ने क्वांटम मैकेनिक्स की बात की, न्यूटन्स लॉ से तो आप परिचित हैं, लेकिन न्यूटन्स लॉज में यदि आपको किसी चीज की पोजीशन और मोमेंटम दोनों का ज्ञान नहीं होगा तो आप न्यूटन्स लॉज नहीं लगा पाएंगे। न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए आपको मैकेनिकल स्टेट डिफाइन करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। वो दोनों यदि आप मेजर नहीं कर पाते, एक की मेजरमेंट आप करने जा रहे हैं तो वो दूसरी की मेजरमेंट खराब कर देता है, तो आप न्यूटन्स लॉज नहीं यूज कर सकोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो फिजिक्स छोड़ दे, या तो कोई और थियरी निकाले, और वो थियरी है क्वांटम मैकेनिक्स। अच्छा, तो हमने दो मेथड्स देखे, एक है ऑब्जर्वेशन की, दूसरी थियरी की, जो जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमने देख लिया, क्वांटम मैकेनिक्स भी देख लिया। तीसरा है नंबर्स। आप यदि नंबर्स को ध्यान से देखें, जैसा नंबर है पाई, सबको पता है पाई? क्या व्याख्या है पाई की? अरे वो तो चलते रहेगा है ना, 3.14 से कुछ नहीं होता। तो सिर्फ आइंस्टाइन की बर्थडे याद रखने के लिए अच्छा है। मार्च 14 उनकी बर्थडे है, तो मार्च 14 तो 3.14 उनको पाई डे कहा जाता है। वैसे ही वो बर्थडे है माइकल बेरी की, जिनके नाम से एक एंगल डिफाइन किया जाता है बेरी फेज करके। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन क्वांटम मैकेनिक्स। उनका भी जन्मदिन पाई डे को ही है, 3.14। लेकिन पाई से आप विज्ञान के बारे में, निसर्ग के बारे में क्या क्या सीख सकते हैं? एक्सपोनेंशियल ई, उससे आप क्या क्या सीख सकते हैं? अलग नंबर्स देख लिए आप, फिबोनाची सीक्वेंस, वो जो नंबर्स है, वो नंबर से आपको निसर्ग के बारे में क्या ज्ञान हो सकता है? तो देयर इज अ लॉट अबाउट नेचर दैट यू कैन लर्न जस्ट फ्रॉम नंबर्स। ऐसे ही कुछ और नंबर्स है, फाइगेटबॉर्न कांस्टेंट, या क्वांटम मैकेनिक्स में नंबर आता है अल्फा, जिसे फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहा जाता है। फेनमैन ने एक जगह पे कहा है that every physicist should write the fine structure constant on his door and look at it every day, because there is so much of physics that one can learn by studying the fundamentals of this. तो ये अलग अलग प्रकार है, observation, theory, numbers. You can contribute to advances in science in many ways, and they are all important. आपको एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट की आवश्यकता है, मैथमेटिशियंस की आवश्यकता है, थियोरेटिकल फिजिसिस्ट की आवश्यकता है, और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि इतना अच्छा आपने डेमोन्स्ट्रेशन आज देखा है, अभी और भी देखेंगे, क्योंकि योगेश चंद्र जी ने चैलेंज रखा है आपके सामने। So I'm sure there is a lot more to come. Wish you all the best. Thank you very much.
आप लोग बता सकते हैं इस हॉल में सबसे यंग 2 लोग कौन है, सबसे छोटे उम्र में हैं? बता सकते हैं? एक जो अभी आपके सामने बोल के गए हैं और दूसरे जो अब आने वाले हैं। क्योंकि आदमी की उम्र, जितना समय उसने वेस्ट कर दिया या बिता दिया इस धरती पर आने के बाद, उससे नहीं डिसाइड की जाती। आदमी की उम्र डिसाइड की जाती है उसकी क्यूरियोसिटी से, उसके सीखने के तत्व से जो उसके अंदर है, आत्मा।